हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजयन एजुकेशन में। आज हम क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बहुविकल्पीय प्रश्न यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो यूपी बोर्ड में अब 20 नंबर के विकल्प स्टार्ट में ही पहले ही पूछ लिए जाते हैं। तो उनमें हम रसायन विज्ञानों को जो हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण विकल्प हैं उनके लिए करेंगे। फिर अगली वीडियो में आपके लिए हम जीव विज्ञान और उसके अगले वीडियो में भौतिक विज्ञान के विकल्प लेकर आएंगे। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर लीजिए लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, पहला विकल्प देख लेते हैं। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े होंगे, तो आप जानोगे कि मैग्नीशियम धातु का जलना कैसा एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। Fe2O3 प्लस Al अभिक्रिया Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? देख सकते हैं, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन और क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो आपने संयोजन पढ़ी होगी, तो आपको बस पहचाने कि अगर संयोजन क्या होता है। अगर संयोजन में आप देखोगे तो आपको जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएं तो वह क्या कहलाती है? संयोजन होती है। बात की जाए यहाँ पर द्विविस्थापन, तो क्या होता है कि जो अगर द्विविस्थापन में देखिए कि अगर ए के पास एक आयन है और बी के पास भी बी आयन है, ये क्या करें? एक दूसरे की अदला बदली कर लें। इसके पास चला जाए बी और इसके पास आ जाए क्या? ए। तो ये क्या होती है? द्विविस्थापन। आयनों के विस्थापन से बने, आयनों के अदला बदली से बने जो कुछ होता है विस्थापन, वो क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। और यहाँ पे देखिए वियोजन। वियोजन में आपको ऐसे दिखेगा कि जब एक ही अभिकारक हो ए बी और वे कैसे दिख जाए? केवल यहाँ पर ए और प्लस बी दो भागों में टूट जाए, यानी यहाँ पर सिर्फ एक लिखा हो, यहाँ पर दो भागों में उत्पाद बना लें, यानी दो उत्पाद बना लें। एक अभिकारक मिलकर केवल दो उत्पाद बना लें तो ये क्या कहलाया? द्विविस्थापन। पे यहाँ पर देखिए क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन क्या होती है कि आप देखिए कि मानिए कि ए के पास एक चीज़ है और बी उससे अधिक शक्तिशाली है, तो बी क्या करेगा? उससे ए को क्या कर, ए से क्या छुड़ा लेगा? ए को अलग कर देगा और बी ए से क्या करेगा? उसके आयन या परमाणु को क्या कर लेगा? अपनी ओर विस्थापित कर लेगा, यानी छुड़ा लेगा। तो ये क्या कहलाएगी? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर ऐसा ही देखिए, इस अभिक्रिया में देखिए कि Fe2O3 प्लस Al और अभिक्रिया Al2O3, यानी Al ने क्या किया? O3 को अपनी ओर विस्थापित कर लिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई आपकी? तो आप देख सकते हैं कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। फिर देखिए, रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl है। तो मतलब अभिक्रिया होता नहीं, योगात्मक अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, अपक्षेपण अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं ये कौन सी? एक अपक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैसा है? इसको ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपकी? अपक्षेपण अभिक्रिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब इन चार ऑप्शन में से आपके ऑप्शन की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे N2 प्लस O2 अभिक्रिया 2NO क्या होगा आपका? सही आंसर हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा का क्या होता है? वातावरण में अपशोषण हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला, वातावरण में क्या हो जाता है? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या होता है? ऊष्मा वातावरण में मुक्त हो जाती है, यानी अपशोषित हो जाती है वातावरण द्वारा क्या कर लेती है? अपशोषित हो जाती है। फिर देखिए अब क्या, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की पहचान कीजिए, यानी इसमें ऑक्सीकारक देखिए। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे आप MnO2 HCl MnCl2 और Cl2। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीकार क्या होता है? ऑक्सीजन। तो सिर्फ देख सकते हैं आप Mn में आपको ऑक्सीजन लगा दिख रहा होगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑक्सीकार क्या होगा? MnO2। फिर अगर देखिए, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अब देखिए यहाँ पर देखिए pH मान की बात करें, अगर बात की जाए किसी विलयन का pH मान, ठीक है,
पीएच मान क्या है 7 है, तो 7 कैसा होता है उदासीन। ठीक है, 7 है तो उदासीन। पीएच मान क्या है 7 से क्या है 7 से कम है तो वह कैसा होगा अम्लीय। कैसा होगा अम्लीय। और 7 से अधिक है पीएच मान 7 से अधिक अधिक तो वह कैसा होता है क्षारीय होता है। ठीक है, ऐसा होता है क्षारीय। तो यहाँ पर देख लीजिए अम्लीय विलयन का पीएच मान है कैसा होता है 7, 7 से कम तो कैसा होता है 7 से अधिक या 7 शून्य तो कैसा 7 से कम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, क्या हो 7 से कम होती है। अगला देख लीजिए शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान, जल कैसा होता है उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। अगला देखिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षार क्या करते हैं कैसा हो जाएगा, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा पूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। क्या है निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। ऑप्शन देखिए NaCl, NaHSO4, Na2SO4 और HCN। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जब अम्लीय लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या है NaHSO4 क्या होता है एक अम्लीय लवण होता है। ठीक है, बल्कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडे यानी धावन सोडा, तो क्या होगा धोने के सोडे का सूत्र होगा NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O CaOCl2 NaOH। तो क्या होगा ऑप्शन आपका सही होगा NaHCO3 क्या होता है बेकिंग सोडा और Na2CO3 इंटू 10H2 क्या होता है आपका धावन सोडा होता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट क्या होता है सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है बेकिंग सोडा। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला है क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है कैसा होता है लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, नारंगी होता है, कैसा होता है। तो आपका आंसर होगा सही, क्षारीय विलयन में फिनोलेफ्थलीन सूचक का रंग होता है आपका लाल। कैसा होता है ऑप्शन होगा आपका सही लाल। कैसा होता है लाल, क्योंकि जो फिनोलेफ्थलीन सूचक क्षारीय विलयन के साथ कैसा लाल रंग को दर्शाता है। अगला देखिए एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा कैसे नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कैसा होगा कितना होगा क्या होगा अम्लीय। क्योंकि नीले लिटमस को लाल करना क्या कहलाता है अम्ल, यानी कि किसी अम्ल क्या होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, क्षार क्या करते हैं लाल को नीला कर देते हैं। तो क्या होगा तो कैसा होगा 7 से कम यानी कितना होगा 6 होगा। अम्लीय है तो कैसा होगा 7 से कम होगा। फिर अगला देख लीजिए जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको धावन सोडा का किसमें जल की कठोरता को कम करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती। तो सामान्य ताप पर जल से क्रिया नहीं करती, तो आपके ऑप्शन हो गए Na मैग्नीशियम क्या करेगी जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया सोडियम क्या करेगी जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करेगी। तो निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती है, तो ये क्या होगी आपकी सोडियम होगी। अगला देखिए निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो धात्विक तत्व आप देख सकते हैं धात्विक तत्व क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी Li क्या होगा धात्विक तत्व होगा। इससे देखिए P है फास्फेट, ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। He हीलियम गैस है, सल्फर भी गैस है, सल्फर ये सब तत्व हैं कौन से अधात्विक तत्व हैं। ठीक है अधातु हैं सब। ठीक है लिथियम क्या है आपकी एक धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, तो आपका ऑप्शन होगा ए कौन सी मैग्नीशियम क्या करती है अम्ल से क्या करती है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आपका देखिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क है क्या है आपका क्या होता है मेलेकाइट। क्या होता है तांबे का अयस्क क्या होता है मेलेकाइट। तो अगर बात की जाए तांबे के अयस्क का तो मेलेकाइट का सूत्र क्या होगा CuCO3 इंटू Cu ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस क्या होता है आपकी मेलेकाइट का सूत्र हो जाता है। फिर अगला देखिए आपका पूछा ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है Cu2S, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा Cu2S ताम्र ग्लांस का रासायनिक नाम है। इसको कॉलेसाइड भी कहा जाता है। क्या कहता है कॉलेसाइड, ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क होता है। क्या होता है ये कॉपर का एक सल्फाइड अयस्क होता है। कॉपर का क्या होता है सल्फाइड
अयस्क होता है। ठीक है, इसको कॉलिकाइट यानी कॉल्कोसाइट भी कहा जाता है। और इसका तांबे का या कैसा होता है, कॉपर का क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। फिर देख लीजिए, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सी, Zn क्या होती है, अम्ल से हाइड्रोजन हटा देती है। आपको सक्रियता श्रेणी पड़ी होगी, यानी तो आपसे हाइड्रोजन से मतलब जो सक्रियता श्रेणी को पढ़ना, उसमें सब आपको डिटेल में सबको मिल जाएगा। पहला देखिए, Zn क्या होती है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। फिर एक क्लोराइड अयस्क का एक उदाहरण है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण आप देख सकते हैं, हॉर्न सिल्वर क्या होता है, क्लोराइड अयस्क का एक अच्छा उदाहरण है। हॉर्न सिल्वर यानी ब्रैकेट बात की जाए तो AgCl हॉर्न सिल्वर इसका क्लोराइड अयस्क का एक उदाहरण है। पीतल क्या है, तो पीतल है एक क्या है, पीतल है मिश्र धातु। पीतल क्या होती है, मिश्र धातु। पीतल होती है मिश्र धातु, जिसमें 70% तो आप बात की जाए 70% कॉपर होता है और 30% नहीं 70% Cu और 30% Zn इसमें मिला होता है। क्या होता है, 70% Cu और 30% Zn इसमें मिला होता है। फिर अब बात की जाए जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर में उसी Ag यानी सिल्वर धातु नहीं होती है, क्योंकि इसमें Cu होता है कितनी 50%। बात की जाए Zn की बात की जाए तो 35% इसमें Zn होता है और 15% क्या होता है, Ni होता है, लेकिन Ag इसमें नहीं होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम है। ठीक है, क्या है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। तो आपका ऑप्शन होगा एनोडिंग। क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है एल्काइन का रासायनिक सूत्र। एल्काइन का रासायनिक, अब देखिए आपको मैं सब बता दूँ। एल्काइन, अब बात किया देखिए, एक होता है एल्केन, आपने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्काइन सूत्र की बात की जाए तो CnH2n+2, इसकी बात की जाए CnH2n और CnH2n+-2, ये आपके सूत्र आते हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन देख के रखना है। जहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है कि ऐसे मान लीजिए C3H4 लिखा है, पहला ऑप्शन देख लीजिए C3H4। अब आपको क्या करना है कि जो C दिख रहा है वो आपका क्या है, N है। तो N कितना है आपका 3। अब आप सूत्र में देख लीजिए, सूत्र में लगा के CN3+, देखिए N की जगह लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे H2, फिर N की जगह क्या लिखेंगे 3+2, तो कितने हो गए C3। वैसा ही 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो ये तो आपका पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। फिर देख लीजिए अगला एल्किन। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए, एल्काइन की पूछ रहे हैं तो एल्काइन वाला सूत्र देख लीजिए। एल्काइन वाला सूत्र क्या है, CnH2n। तो क्या लगे इसमें रख के देख लीजिए C3+ कितने होंगे H2n3-2, 3 दूनी 6 और कितने माइनस करने हैं आपको 2, तो 6 में से 2 का कितने बचेंगे 4, C3H4 बचेंगे कि नहीं, 3 दूनी 6 और 2 बचेंगे C3H4। तो C3H4 दिख रहा है आपके लिए ऑप्शन, C3H4 पहला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा कि नहीं, C3 और H4। तो ये आपको बस इस सूत्र में रख लेना, एल्केन एल्किन एल्काइन यहाँ पर रखिए, आप सबके आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखकर आप बस N की संख्या मान लीजिए तो आपका सही होगा। चलो देखिए, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल एल्कोहल सूत्र क्या होता है C2H5OH। अब कार्बन देखिए IUPAC पढ़े होंगे तो कार्बन कितने हैं 2, तो 2 से क्या बनता है एथ, और सिंगल बॉन्ड पे लगे, अगर इसकी सिंगल चेन वाला सिंगल लाइन होती है यानी एल्केन होते हैं। जब एल्केन होते हैं तो हम लगाते हैं N, एल्कीन होती है तो लगाते हैं लास्ट में इन, और एल्कान होते लगाते हैं आयन। तो है कि सिंगल लाइन होगी एथ एन, तो क्या लगे एथ एन हो गए, एक 2 कार्बन से क्या बनते हैं एथ, और पीछे क्या लगा देते हैं एन, OH से क्या बनता है ऑल, तो क्या होगा ऑल इसमें जोड़ देंगे क्या होगा एथेनॉल। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एसिटिक अम्ल का ऐसे करिए, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, तो कितने हैं 3, तो क्या होता है प्रोपेनोइक, ओ डबल OH से क्या बनता है ओएक, तो प्रोप CH3 से प्रोप, और यहाँ से क्या होगा ओएक। सी कार्बन कितनी CH3C में, सॉरी क्या होगा इसका नाम, क्या इसका क्या बनेगा, 2 कार्बन है, इसका क्या होगा एथे, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल OH से क्या होता है ओएक, तो क्या होगा एथेनोइक। तो आप देख लीजिए एथेनोइक अम्ल इसका सही आंसर होगा।
फिर देख लीजिए आपको यहाँ पर एसीटोन, एसीटोन का होता है प्रोपेनॉन, क्या होता है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन ऐसे ऐसे एस्टर का मूल का क्या होता है प्रोपेन, CH3 3 कार्बन में बनता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल C3H7OH, क्योंकि प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है CH लेंगे CH3 CH2 CH2OH 1 2 3, 3 कार्बन से क्या बनता है प्रोप, और इसमें हाइड्रोजन कितनी है देखिए 3 2 5 और 2 7, और ये क्या हो OH, तो C3H7 क्या होगा प्रोपेनॉल। तो देखिए अगर देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या नहीं होता है, देखो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है एक बंध होता है, और असंतृप्त में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होता है। तो संतृप्त में क्या होता है केवल एल्केन आता है, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। तो संतृप्त में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक बंध होता है और इनमें डबल बंध होता है। यहाँ पर देख लीजिए आपको डबल बंध नहीं होता है, क्या होगा डबल बंध इसमें नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी आपका सही होगा। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है, तो आधुनिक आवर्त मोजली ने सन 1913 में आधुनिक आवर्त के लिए एक परमाणु क्रमांक की खोज की, जिसमें उन्हें किसके आधार पर रखी, तो परमाणु क्रमांक है इसका, परमाणु क्रमांक के आधार पर। विकर्ण संबंध क्या होता है, तो वर्ग 1 के तत्व वर्ग 2 के तत्वों से क्या करते हैं विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। तो जैसे LIMG ये तो है नहीं, ऐसे LIMG से दर्शाता है, LIBE से नहीं दर्शाता है, LINE से नहीं, और ये सब एक ही, तो कहते हैं LIMG से दर्शाता है। तो फिर देखिए निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3 क्या होगा आपकी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होगा, Al2O3 क्या होगा। देखिए निम्न में अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड की बात किया तो P2O5 आपका क्या होगा अम्लीय ऑक्साइड, यानी क्या होगा धात्विक ऑक्साइड, यानी कि जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर देखिए फास्फोरस क्या है एक अधातु है, और जो P2O5 यानी जल में घुलकर एक अम्ल का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो P2O5 क्या है एक आपका एक अम्लीय ऑक्साइड है। फिर देखिए निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है, तो बात की जाए सर्वाधिक अम्लीय है तो N2O5 आपका देखिए N2O5 आपका क्या होगा सर्वाधिक अम्लीय होगा। तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखिए। फिर बात क्या है मुद्रा धातु है, तो मुद्रा धातु की बात की जाए तो आपकी Cu क्या होती है आपकी मुद्रा धातु, Zn नहीं होगी, Sn नहीं होगी, Pb नहीं होगी, Cu क्या होगी आपकी एक मुद्रा धातु, क्योंकि Cu को मुद्रा धातु कहते हैं, इसका उपयोग कार्य में कहते हैं ऐसे की जाती है मुद्रा के निर्माण में किया जाता है, यानी पैसे बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु की बात की जाए तो आपका सोडियम क्या है आपकी एक क्षारीय धातु, वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय धातुएं हैं तो ऐसा देख सकते हैं क्षार धातुएं हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि LiNaK क्या है एक क्षारीय धातु, वर्ग 1 के तत्व हैं। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र क्या है MnCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा MO, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है 2 होती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस M की संयोजकता कितनी है, M का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2 है, और ऑक्सीजन की भी परमाणु क्रमांक कितनी है 2, यानी बात की जाए M के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और O के पास भी कितने होते हैं 2, और संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे MO, ठीक है। क्योंकि 2 और 2 इसके पास आएंगे, 2 इसके पास, तो 2 2 हम नहीं लेंगे, क्या बचेगा सीधा MO बचेगा, तो क्या लिख दी MO। फिर लास्ट है सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, तो बात की जाए सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व की तो आपका ऑप्शन होगा K, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा K, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व होता है। K क्या होता है सर्वाधिक धन, यानी पोटेशियम सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।